नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप द नेक्स्ट ईयर ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021, जहां पे इंडिया ने अपना एक नया क्लाइमेट प्लान अनवेल किया है। एक सरप्राइज था पूरे विश्व के लिए, जहां पे इंडिया ने नेट जीरो कार्बन एमिशन प्लेज किया है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक मैक्रो एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का जो प्लान है ऑफ द क्लाइमेट प्लेज, क्या वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, इज इट रियली डूएबल। तो यहाँ पे हम एक केस प्रेजेंट करने वाले हैं कि इट लुक्स डूएबल बट देर आर सम मेजर चैलेंजेस। उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। प्रेडोमिनेंटली 3 मैक्रो लेवल चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और अगर इन 3 चैलेंजेस को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे या फिर रिजॉल्व कर पाएंगे तो हम लोग क्लाइमेट चेंज जो हमारा प्लान है, जीरो नेट न्यूट्रलिटी, जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का बाय 2070 वी कैन अचीव इट। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या ये प्रॉब्लम्स है और किन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ डिस्कशन के अंत में मैं आपको एक विकल्प भी बताऊंगा जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए परहैप्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और याद रखिएगा दैट अ बिग दिवाली सेल इज गोइंग ऑन, ह्यूज डिस्काउंट्स आर देयर टिल 8 नवंबर 2021। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर हम लोग बिगेस्ट कार्बन एमिटर्स की बात करें तो इंडिया आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा कंट्री वाइज। सबसे पहले है चाइना, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड नंबर पे आपको इंडिया ही मिलेगा। अगर इसमें आप यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करोगे देन ईयू वुड इवेंचुअली कम ऑन थर्ड पोजीशन, बट ईयू एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, तो कंट्री वाइज इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। और हम सब जानते हैं कि जब से पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन हुआ है तब से क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस आ चुका है। अब इस फोकस के चलते एक बज वर्ड भी बन चुका है, नेट जीरो। अब नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हो, यानी कि आपकी नेट एमिशन जीरो होगी। इस चीज़ के ऊपर सभी का फोकस हो चुका है। नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी हमें बननी है करके। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वो 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेंगे। चाइना ने हाल ही में कहा 2060 तक दे विल बिकम नेट जीरो कंट्री, नेट जीरो एमिशन कंट्री। तो इससे काफ़ी दबाव था इंडिया के ऊपर भी कि इंडिया अपना नेट जीरो का टारगेट अनाउंस करे। ऑल्दो अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बताया था कि नेट जीरो टारगेट इंडिया के लिए काफ़ी टफ होगा, तो ये लाइकली नहीं है करके। लेकिन एक सरप्राइज जरूर हुआ सभी को एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्लेज्ड नेट जीरो बाय 2070। 2070 तक हम लोग नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेंगे, यानी कि हमारी नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वुड बी जीरो। जितना एमिट करेंगे उतना हम लोग अब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इससे क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन, जो भी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अनाउंसमेंट तो होगी 2070 तक। अब सवाल उठता है, इज इट रियली डूएबल? क्या हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमें नेट जीरो टारगेट अचीव करना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। देखिए, हमें फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो क्या चैलेंजेस आएगी हमारे सामने? मैक्रो लेवल स्तर पे हमारे पास 3 चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला है कि हमें पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया की खुद की सोशल इश्यूज चल रही हैं। देयर इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इस सब चीज़ों में हमें क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी पैसा डालना पड़ेगा। ये पैसा हमें R&D में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ, सोलर एनर्जी को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरी रिन्यूएबल एनर्जीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और तीसरी बड़ी चैलेंज है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है? क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे कोल एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और कोल एनर्जी मैं कहूँगा स्टेबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब
जो सोलर एनर्जी रहेगी, जो विंड एनर्जी रहेगी, वो जो प्रोड्यूस होगी उसको ग्रिड में कैसे कनेक्ट करें, इसके साथ भी हमारे साथ इश्यूज चल रही है। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में चाहिए। अब उसके लिए गुड ट्रांसमिशन सिस्टम, गुड ग्रिड सिस्टम और इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव टू बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। तो ये मैक्रो स्तर पे ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं। अब इन चीज़ों को हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? वाई आई सेड दैट आर क्लाइमेट एक्शन प्लेज इज डूएबल। अगर हम लोग फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए आज हम लोग कहाँ पे हैं? इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज है 388 गीगावाट। मैं सितंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। इसमें से मैं कहूँगा 155 गीगावाट इट कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। अब इसमें बहुत मात्रा तक मैं कहूँगा देयर इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर। अगर हम लोग हाइड्रो पावर को हटा दें, केवल सोलर और विंड के ऊपर फोकस करें, तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 100 गीगावाट, समवेयर अराउंड 100 गीगावाट के आसपास आएगा। और ये जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी, उसमें से 48% प्राइवेट सेक्टर के पास है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास 50% है, 50% समझ लीजिए प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वॉल्व है। मोस्टली जो नई एनर्जी है, सोलर एनर्जी एटसेट्रा, इट इज विद द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर क्लीन एनर्जी सेक्टर। अब इसके लिए इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पैसों की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ये कहा जाता है कि अगर हमें 5 फोल्ड इंक्रीज करनी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अभी नया प्लेज हम लोगों ने दिया है 500 गीगावाट बाई 2030 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से हम लोग पावर प्रोड्यूस करेंगे। ये हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली इंडिया को लगेंगे $1 ट्रिलियन। अब ये फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से? क्योंकि देखिए इंडिया ने काफ़ी श्रूड चीज़ की, इट वॉज अ वेरी श्रूड मूव कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की एट द COP इटसेल्फ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इटसेल्फ। ये क्यों एक अच्छी मूव थी? क्योंकि देखिए इंडिया हमेशा जब भी हम लोग नेगोशिएट करते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की जो भी नेगोशिएशन होती है उस पर हम लोग बिलीव करते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडिया बिलीव करता है सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड अमाउंट, डिफरेंशिएटेड एफर्ट होना चाहिए दूसरे कंट्री से। अब ये क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इतना ज़्यादा एमिशन किया था जिसका भुगतान हम लोग आज कर रहे हैं। यानी कि उस समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा CO2 एमिट किया, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट किए, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को काफ़ी फायदा मिला है। और आज वो चाहते हैं कि सभी देश कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं सभी देश कंट्रीब्यूट करें तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब इसी के तहत हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि $100 बिलियन एवरी ईयर वुड बी गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग एंड दी स्मॉल कंट्रीज फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया ने ये अनाउंस करके मैं कहूँगा दे हैव पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज कि अगर आप 2020 से ये शुरू होना था $100 बिलियन, अगर आप पैसा दोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी दोगे तो हम अपने टारगेट्स और भी एम्बिशियस बनाएंगे और अचीव भी करेंगे। तो ये जो $1 ट्रिलियन है, तो $1 ट्रिलियन जो हमें चाहिए उसमें से मेजॉरिटी मनी वी माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया 3rd बिगेस्ट एमिटर है। तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना भी चाहिए क्योंकि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो हम लोग अभी क्लाइमेट फाइनेंस जो हमारी एक टारगेट थी $100 बिलियन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, इसके ऊपर तो हमारी नज़र रहेगी, साथ ही साथ हमारी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी नज़र रहेगी। ऑल्दो मैं कहूँगा बहुत हद तक हमें टेक्नोलॉजी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फाइनेंस भी मिल जाए, फंडिंग भी मिल जाए, तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम हमारी खुद की टेक्नोलॉजीज भी इवॉल्व करें। इट वुड बी अनवाइज कि हम लोग कंप्लीटली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के लिए वेस्ट के ऊपर निर्भर रहे। देखिए हमसे भी फाइनेंस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से हमें भी डेवलप करना चाहिए, विच इज अगेन अ मेजर चैलेंज। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी, बट अभी हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि वो पैसा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें टू द डेवलपिंग नेशंस। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के लिए मोस्टली द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी ऑल्सो इंडिया में। इंडिया में देखिए पिछले 20 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाएं,
लेकिन वो हो नहीं पा रहा। आज भी अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया कितने ड्यूज में है, अबाउट 66,000 करोड़, आई एम रिपीटिंग, अबाउट 66,000 करोड़ रुपीज ड्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये क्यों हो रहा है? इसके प्रॉब्लम्स है, राइट। इन जनरल मैं कहूँगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व, क्रॉस सब्सिडी रेजिम इज इन्वॉल्व। जो भी राज्यों की सरकारें हैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस सब्सिडी रेजिम में लग जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री को ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जो कंज्यूमर्स है वहाँ पे मार्केट प्राइसेस नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज आती है। उन सब्सिडीज़ की वजह से पेरिनियल ओवर ड्यूज हो जाते हैं, यानी कि हर साल ड्यूज आपके बढ़ते हुए जाते हैं। ऑल्दो काफ़ी सारी स्कीम्स भी आई है, देयर वाज अ उदय स्कीम, राइट, फॉर द डिस्कॉम्स, राइट, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बहुत सारी चीज़ें आई है सरकार की तरफ से भी। बट पिछले 20 सालों में कहूँगा आज भी डिस्कॉम्स हैव बीन प्रॉब्लमेटिक। तो सबसे पहली चीज़ है कि एफिशिएंसी को भी हम लोग अच्छी करें, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना है ग्रिड में, और एफिशिएंट बनाना है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम को और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस रहेंगी। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के हम लोग थोड़ा हद तक निर्भर रह सकते हैं वेस्ट के ऊपर, लेकिन एफिशिएंसी में आई डोंट थिंक द वेस्टर्न कंट्रीज कैन डू एनीथिंग। इसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे सभी राज्यों का भी एक योगदान रहना चाहिए, राइट, दैट डिस्कॉम्स शुड बी मेड मोर प्रॉफिटेबल। तो उसी के बाद हम लोग ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक विकल्प ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो कंप्लीटली यूटिलाइज या फिर हार्नेस नहीं है इंडिया में। देखिए, हमारा टारगेट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो नॉट वेरी एम्बिशियस, क्योंकि 6.78 गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसे हम लोग 22 गीगावाट तक पहुंचाने वाले हैं 2031 तक, राइट। यहां पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो बात की बात है, लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का विकल्प देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट रही है। 3.72% था इन 2001 द टोटल शेयर। अगर हम लोग 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसमें से केवल 3.72 गीगावाट ही न्यूक्लियर एनर्जी था। आज भी उतना ही है, 3.3% क्या, 3.27% टू बी फेयर। अब आपको लग रहा होगा सर ये कम कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए दूसरी एनर्जी सोर्सेस बढ़ रही है, तो एज अ शेयर न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेस इट इज रादर स्टैग्नेंट अराउंड 3%, 3% इटसेल्फ। इनफैक्ट अगर हम लोग दूसरे देशों के बारे में देखें कितनी उनके यहाँ पे न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल्ड है, सबसे ज्यादा है फ्रांस में, अराउंड 70% ऑफ देयर एनर्जी नीड्स इट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। इसके अलावा यूक्रेन, कोरिया, रशिया, आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी, बट इन जनरल मैं कहूँगा ऑन अ सेफर साइड 20% ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस वुड बी डिसेंट इनफ। आज हम लोग केवल 3.3% के आसपास है। अब आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर न्यूक्लियर पावर जो है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी। यस, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मैं कहूँगा विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। लेकिन देखिए अगर सब कुछ सेफ्टी कंसर्न्स फॉलो करें, थ्रू द प्रोटोकॉल चले, तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी वेरी वेरी एफिशिएंट। यस, इट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन डर्टी एनर्जी भी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए, सारी सेफ्टी मेजर्स अगर फॉलो करें, देन इट रादर बिकम्स अ वेरी वेरी क्लीन एनर्जी एज वेल एज एफिशिएंट एनर्जी। इन फैक्ट वेरी कॉम्पिटिटिव एनर्जी सोर्स। कोल एनर्जी से भी कम पर यूनिट प्राइस पड़ता है न्यूक्लियर एनर्जी का इन द लॉन्ग रन। तो दिस इज समथिंग विच वी माइट एक्सप्लोर गोइंग इन टू फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम सोलार एंड विंड, क्योंकि सोलार और विंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी विथ कीपिंग सेफ्टी रिगार्ड्स इन माइंड इसको भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रादर डिसेंटली क्लीन एनर्जी इटसेल्फ। सो पोटेंशियल इन फ्यूचर वी माइट सी सम ट्रैक्शन ऑन दिस। अगर हम लोग इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, अगर दूसरे विकल्प भी हम लोग अपनाएंगे, तो शायद 2070 तक इट इज़ क्वाइट डूएबल कि हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे। तो इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूस नज़र रहेगी, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।